क्या एक पत्नी अपने पति को किसी और के साथ बांट सकती है? जवाब है कभी नहीं। लेकिन इस कहानी में पति को प्यार हो जाता है अपनी ही पत्नी की छोटी बहन से, और यकीनन इसका अंजाम आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कहानी की शुरुआत कविता नाम की एक लड़की से होती है। बाहर तेज बारिश हो रही है और कविता अपनी खिड़की से गीले पेड़ पौधों को चुपचाप देख रही है। तभी सीन बदलता है और हम उसे रेलवे स्टेशन पर अकेले बैठे देखते हैं। उसके चेहरे से साफ लग रहा है कि वह घर छोड़कर आई है। थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आती है और सीन फिर से कट हो जाता है। अब पता चलता है कि स्टेशन वाला सीन कविता की कल्पना थी। वह वही खड़ी होकर यह सब सोच रही होती है कि तभी उसकी एक सहेली उसे आवाज देती है। कविता के घर पर पार्टी चल रही होती है। वहां कविता, उसका पति विक्की और उनके दोस्त मौजूद होते हैं। कविता अपनी सहेली से चटनी लाने को कहती है और खुद किचन की तरफ बढ़ जाती है। इसी बीच विक्की के दोस्त उसे ढूंढते हैं। कोई बताता है कि विक्की बाथरूम गया है। तभी उसका एक दोस्त हंसते हुए कहता है कि वह बाथरूम नहीं, किसी और जरूरी काम से गया होगा। कविता यह बात सुन लेती है। दरअसल विक्की का कैरेक्टर कुछ खास नहीं है। वह हमेशा सुंदर लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके दोस्त भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ये सब सुनकर कविता अंदर ही अंदर दुखी हो जाती है। वह एक कमरे में जाती है जहां एक बुजुर्ग आदमी टीवी पर पेड़ पौधों से जुड़ा वीडियो देख रहा होता है। कविता उन्हें प्रणाम करती है। तभी उसकी नजर बाथरूम की तरफ जाती है जहां वह विक्की को एक लड़की के साथ देख लेती है। कविता का दिल टूट जाता है, लेकिन वह कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। कविता वापस आकर चटनी सर्व करती है। उसकी सहेलियां आपस में गॉसिप कर रही होती है। एक सहेली कहती है, अगर लड़की सुंदर हो तो उसकी जिंदगी खुद ब खुद इंस्टाग्राम बन जाती है। सुबह उठो तो लाइक, लिपस्टिक लगाओ तो लाइक, कुछ ना करो तब भी फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं। कविता जवाब देती है कि क्या तुम्हें लड़कियों की सबसे बड़ी क्वालिटी सिर्फ सुंदरता ही लगती है? एक सहेली मुस्कुराकर कहती है, ये तो विक्की ही बताएगा। विक्की को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या लड़की का सुंदर होना जरूरी है। विक्की जवाब देने से पहले सामने बैठी लड़की के शरीर की तरफ गलत नजर डालता है, जिसे कविता साफ नोटिस कर लेती है। विक्की कहता है कि सुंदर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। यह सुनकर सहेलियां आपस में कानाफूसी करने लगती हैं। तभी कविता एक कहानी सुनाना शुरू करती है। वह कहती है कि फुर्सत नगर में स्मिता नाम की एक लड़की रहती थी जो अपने पति के साथ मायके में ही रहती थी। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि शादी करके सेटल हो जाना ही जिंदगी का मकसद होता है। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, उसका सपना भी छोटा था। वह बचपन से पेड़ पौधों के बीच पली बड़ी थी। शायद इसी वजह से दुनियादारी से ज्यादा वाकिफ नहीं थी। उसके लिए उसका पति, घर और उसके लगाए हुए पौधे ही पूरी दुनिया थे। उसे गार्डनिंग का बहुत शौक था। यह कहानी असल में कविता की ही कहानी है, लेकिन वह इसमें अपना नाम स्मिता बताती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम स्मिता को अपने घर के माली के साथ पेड़ लगाते देखते हैं। माली उसके घर में सालों से काम कर रहा होता है। तभी स्मिता का पति पंकज ऑफिस जाने के लिए निकलता है। स्मिता भागकर उसे टिफिन देती है और पंकज ऑफिस चला जाता है। स्मिता अपने पति के साथ फुर्सत नगर में ही रहती है। उसके पिता नहीं है। इसी दौरान हमें रतन नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो नल से बाल्टी भरकर पानी लाता है। वह घर आकर अपने पिता से कहता है कि घर में मोटर लगवा लो। पिता जवाब देते हैं, बड़े पुलिस ऑफिसर बन जाओ तब खुद लगवा लेना। रतन फुर्सत नगर का ही एक ईमानदार पुलिस वाला होता है। उधर स्मिता खाना बना रही होती है कि तभी उसकी मौसी का फोन आता है। वह बताती है कि स्मिता की छोटी बहन शालिनी की फुर्सत नगर में नौकरी लग गई है और पूछती है कि क्या वह कुछ समय स्मिता के घर रह सकती है। स्मिता खुशी खुशी हाँ कर देती है और शालिनी के लिए कमरा तैयार करने लगती है। इधर रतन ऑफिस जाने से पहले लोकल गैंगस्टर गजेंद्र से मिलने जाता है, जिसका ऑफिस स्मिता के घर के पास ही होता है। गजेंद्र रतन को अपराजिता फूल की चाय पिलाता है। वही उसका बेटा मोन्टू भी बैठा होता है। रतन गजेंद्र से पूछता है, आपका माल पहुंच गया? गजेंद्र अपने बेटे मोन्टू को हेडफोन लगाने को कहता है। मोन्टू हेडफोन तो लगा लेता है, लेकिन चुपचाप उसे डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे वह रतन और गजेंद्र की सारी बातें सुन सकता है और दोनों को इसका अंदाजा तक नहीं होता। रतन कहता है, माल तो पहुंच गया, लेकिन बॉडी का क्या हुआ? गजेंद्र जवाब देता है कि उसे भी मिट्टी के साथ मिला दूंगा। गजेंद्र एक बड़ा गैंगस्टर था और रतन उसके साथ पहले भी कई गैरकानूनी काम कर चुका था। बदले में गजेंद्र रतन को एक लिफाफा देता है जिसमें मोटी रकम होती है। रतन मोन्टू को पुलिस का बैज देते हुए कहता है, तुम पुलिस का बैज मांग रहे थे ना, ये लो। रतन के जाने के बाद गजेंद्र मोन्टू से कहता है, पुलिस बनने से अच्छा है पुलिस को अपना नौकर बनाकर रखना। फिर हंसते हुए बोलता है, ऐसे करप्ट लोग अच्छे पैसे मिले तो अपने बाप को भी बेच दे। रात में पंकज को एक बार में जुआ खेलते दिखाया जाता है। तभी एक आदमी आकर उसे गजेंद्र के पास ले जाता है। पंकज पर गजेंद्र का करीब 27 लाख रुपए का कर्ज होता है। गजेंद्र उससे पैसे मांगता है, लेकिन पंकज के पास देने को कुछ नहीं होता। वह कहता है कि मैं चुका दूंगा। गजेंद्र पूछता है, कैसे? पंकज मुरादाबाद वाले घर की बात करता है। गजेंद्र तंज कसते हुए कहता है, घर मुरादाबाद में है और हम यहाँ बैठे हैं, बिना बेचे पैसा कहां से आएगा? एक काम करो, वो घर मुझे बेच दो। तभी गजेंद्र को एक कॉल आता है। कॉल पर कहा जाता है कि अब मुरादाबाद वाला प्लॉट खाली करना ही होगा। बात करते करते गजेंद्र इशारे से पंकज को वहां से जाने को कह देता है। इधर घर पर स्मिता खर्चों का हिसाब लगा रही होती है। तभी पंकज नशे में धुत होकर घर आता है। वह शराब लेकर बैठ जाता है। स्मिता उसे खाना देती है और कहती है कि घर के दरवाजे की जाली ठीक करवानी होगी। पंकज चिढ़कर बोलता है, सिर्फ जाली क्यों, पूरा घर ही ठीक करवा लो, पैसा तुम्हारा बाप देगा। ओह सॉरी यार, वो तो मर चुका है, कैसे दे पाएगा? स्मिता शांत लेकिन दुखी होकर कहती है, उन्हीं के दिए पैसों से तो अब तक घर चला है, मुश्किल वक्त के लिए बचत जरूरी होती है। पंकज कहता है, मैं कह रहा हूँ मुरादाबाद वाला घर बेच दो। स्मिता साफ मना कर देती है। वह कहती है कि वो घर मेरे पिताजी की आखिरी याद है। पंकज गुस्से में कमरे में जाता है और बदला हुआ कमरा देखकर पूछता है, ये सब क्या है? स्मिता बताती है कि शालिनी आ रही है, उसकी यहाँ नौकरी लगी है, इसलिए वह यही रहेगी।
ऊपर वाले कमरे में स्मिता अपने स्कूल के पुराने सर्टिफिकेट और कप्स संभाल कर रख देती है। रात को भी पंकज उसे मुरादाबाद वाला घर बेचने के लिए दबाव डालता रहता है। अगली रात पंकज मजबूरी में शालिनी को लेने रेलवे स्टेशन जाता है। शालिनी को देखते ही पंकज की नजरें ठहर जाती हैं। वह उसे घर लाता है। स्मिता अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों का रिश्ता बेहद प्यार भरा होता है। स्मिता शालिनी को ऊपर वाले कमरे में ले जाने लगती है। तभी पंकज कहता है कि शालिनी को उनका ही कमरा दे दिया जाए। स्मिता फिर मान जाती है। रात के खाने में स्मिता शालिनी की पसंद की कटहल की सब्जी बनाती है। पंकज की नजरें लगातार शालिनी पर टिकी रहती है। खाने के बाद स्मिता गुलाब जामुन लाती है। शालिनी सिर्फ एक बाइट लेती है और रख देती है। थोड़ी देर बाद पंकज वही गुलाब जामुन खा लेता है। अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त शालिनी को रिक्शा नहीं मिलता। वही पास में रतन चाय पी रहा होता है और उसकी नजर शालिनी पर पड़ती है। रतन अपनी बाइक लेकर शालिनी के पास आता है और पूछता है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? शालिनी बताती है कि उसे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा। रतन कहता है, आपको पहले यहाँ कभी देखा नहीं। शालिनी जवाब देती है, मैं कल ही आई हूँ। रतन लिफ्ट ऑफर करता है। शालिनी उसकी बातों से इंप्रेस होती है और बाइक पर बैठ जाती है। रास्ते में दोनों एक दूसरे से परिचय करते हैं। रतन को शालिनी पहली नजर में पसंद आ जाती है। वह उससे फ्लर्ट करता है और शालिनी भी मजे लेती है। घर के सामने पहुंचकर रतन उसका नंबर मांगता है और शालिनी बिना झिझक नंबर दे भी देती है। दूर से स्मिता देख लेती है कि कोई शालिनी को छोड़कर गया है। अगले दिन पंकज शालिनी को ऑफिस छोड़ने जाने लगता है। रास्ते में वह दिलदार टिक्की की दुकान दिखाता है और हार्ट शेप टिक्की खिलाने ले जाता है। टिक्की गर्म होने पर वह उसके मुंह पर फूंक मारता है। दोनों बाहर काफी वक्त साथ बिताने लगते हैं। उधर रतन भी रोज शालिनी को ऑफिस ड्रॉप करता है। वह उसे कैफे ले जाता है और धीरे धीरे प्यार जताने लगता है। असल में शालिनी एक साथ पंकज और रतन दोनों के साथ खेल रही होती है। बाहर रतन के साथ और घर लौटकर पंकज के साथ। जल्द ही शालिनी और पंकज बेहद करीब आ जाते हैं। यहाँ तक कि दोनों एक होटल रूम में भी वक्त बिताते हैं और स्मिता को इसकी भनक तक नहीं लगती। एक दिन पंकज शालिनी को शॉपिंग मॉल ले जाता है और 2,500 की ड्रेस दिला देता है। शालिनी मुस्कुराकर कहती है, दीदी के लिए भी कुछ ले लीजिए। वह स्मिता के लिए 250 की साड़ी दिखाती है और पंकज उसे भी खरीद लेता है। बिल भरते वक्त रतन शालिनी को कॉल करता है। शालिनी अलग जाकर फोन उठाती है। पंकज को रतन के बारे में कुछ नहीं पता। रतन कहता है, 2 दिन से कोई कॉल नहीं, मैंने तो सोचा मिसिंग कंप्लेंट करनी पड़ेगी। फिर बताता है कि रविवार को माँ पूरी सब्जी बनाएगी और वह शालिनी से मिलना चाहती है। शालिनी कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। उधर स्मिता बाजार से लौटती है। घर में उसे शालिनी के कमरे से आवाजें आती है। वह अंदर जाकर देखती है कि पंकज और शालिनी बेहद करीब है और कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना आवाज किए बाहर निकल जाती है और एक पेड़ से लिपटकर रोने लगती है। वह पंकज से कुछ नहीं कहती, बस पूरी तरह चुप हो जाती है। शादी की सालगिरह पर केक काटते वक्त पंकज स्मिता को नजरअंदाज करता है और सबके सामने शालिनी को ही केक खिला देता है। स्मिता सब देखती रहती है। उसकी एक सहेली यह नोटिस कर लेती है और रसोई में स्मिता से शालिनी के बिहेवियर पर शक जताती है, लेकिन स्मिता कुछ नहीं बोलती क्योंकि वह सच जान चुकी होती है। रात को शालिनी शादी के दबाव में माँ का फोन काट देती है और अपनी एक फोटो पंकज को भेजती है। पंकज चुपचाप उसके कमरे की तरफ जाता है। स्मिता पीछे से आवाज देती है, कुछ चाहिए क्या आपको? पंकज झूठ बोलता है, पानी लेने आया था। शालिनी जैसे ही देखती है कि स्मिता जाग चुकी है, वह तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है और पंकज को भी वापस लौटना पड़ता है। अगले दिन शालिनी स्मिता को एक पीली साड़ी देती है, लेकिन अपने और पंकज के अवैध रिश्ते की वजह से स्मिता उसे अनदेखा कर देती है। तभी पंकज को गजेंद्र का फोन आता है और वह बात करने ऊपर चला जाता है। प्रेजेंट में स्मिता यानी कविता बताती है कि गजेंद्र ने मुरादाबाद का घर खरीदने और पूरा कर्जा माफ करने का लालच दिया था, जिस पर वह शुरू में ही राजी हो गई थी। फ्लैशबैक में जब पंकज ने यह बात स्मिता को बताई थी तो उसने साफ मना कर दिया था। गुस्से में पंकज वहां से चला गया। बाद में शालिनी स्मिता को मनाने आई, लेकिन स्मिता ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। उसी रात पंकज शराब पीकर नशे में गजेंद्र से मिलने निकल गया, जिसे माली ने देख लिया। स्मिता पंकज को खाना देती है। तब पंकज बताता है कि वह बरेली जा रहा है और शाम 6:30 बजे माथुर के लोग पैसा लेने आएंगे, जिन्हें स्मिता को रिसीव करना होगा। स्मिता कुछ नहीं कहती और शालिनी के लिए टिफिन बनाती है, जिसके बाद शालिनी ऑफिस चली जाती है। घर की नौकरानी जब बेटी के पास जाने की बात बताती है तो स्मिता उसे खुशी खुशी पैसे दे देती है। शाम को ऑफिस से लौटी शालिनी पेट दर्द की शिकायत करती है और पंकज को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद मिलता है। स्मिता उसे दूध और केला देती है और अपनी सहेली की बेटी की बर्थडे पार्टी में जाने की तैयारी करती है। वह शालिनी को भी साथ चलने को कहती है, लेकिन शालिनी बीमारी का बहाना बना लेती है। स्मिता बताती है कि दाल बन चुकी है और सब्जी काटनी बाकी है, जिस पर शालिनी कहती है कि वह सब संभाल लेगी। स्मिता यह भी याद दिलाती है कि 6:30 बजे पंकज का आदमी आएगा, लेकिन शालिनी उसे निश्चिंत होकर जाने को कह देती है। घर से निकलते ही पंकज स्मिता को कॉल करता है और पूछता है कि वह कहाँ है, जिस पर स्मिता झूठ बोल देती है कि वह घर पर ही है। इसके बाद स्मिता बर्थडे पार्टी पहुंच जाती है। उधर रतन अपने सीनियर ऑफिसर के साथ बैठा होता है, जो अपनी बहन की शादी की वजह से उसे इनवाइट कर रहा होता है। तभी ऑफिसर के फोन पर कॉल आता है कि एक ही घर में 2 मर्डर हुए हैं। ऑफिसर तुरंत रतन को साथ लेकर क्राइम स्पॉट पहुंचता है, जहां पंकज और शालिनी की लाशें पड़ी होती हैं। उस वक्त स्मिता घर पर नहीं थी और सबसे बड़ा सवाल यही था कि घर के अंदर घुसकर दोनों को किसने मारा। पुलिस डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पूरे घर की तलाशी लेती है। शुरुआती जांच में मामला चोरी का लगता है। रतन स्मिता से FIR पर साइन करवाकर थाने लौट आता है, जहां वह एविडेंस में मिले शालिनी के झुमकों को ध्यान से देखता है। सीनियर ऑफिसर पूछता है कि क्या वह लड़की को जानता था, जिस पर रतन कहता है कि जानना शुरू ही किया था, उससे पहले ही किसी ने निपटा दिया। ऑफिसर केस की जिम्मेदारी रतन को सौंपकर छुट्टी पर चला जाता है और रतन अपने तरीके से जांच शुरू करता है।
सबसे पहले रतन गजेंद्र के पास पहुंचता है और गीता कॉलोनी के डबल मर्डर की बात छेड़ता है। गजेंद्र सवाल करता है कि उसे यह सब क्यों बता रहा है, तो रतन कहता है कि उस पर पंकज के 27 लाख रुपए का कर्जा था और ऊपर से सीनियर का दबाव भी है, इसलिए शक कहीं उसकी तरफ न मुड़ जाए। गजेंद्र कहता है कि उसे पैसों की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि पंकज ने समय पर पैसे लौटाने का भरोसा दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, पंकज ने गजेंद्र से स्मिता को खत्म करवाने की बात भी कही थी। पंकज के कहने पर गजेंद्र के लोग स्मिता को मारने गए थे, लेकिन गलती से शालिनी को मार बैठे। पंकज हैरान होकर पूछता है कि अगर ऐसा है तो पंकज को किसने मारा। गजेंद्र कहता है उसे खुद कुछ नहीं पता और अब वह खुद चिंता में है, क्योंकि पंकज के मरने के बाद उसका पैसा कौन लौटाएगा। इसके बाद गजेंद्र रतन से कहता है कि अगर वह किसी तरह स्मिता के मुरादाबाद वाले घर के कागजात मैनेज करवा दे तो बदले में वह उसे मोटी रकम देगा। इसी लालच में रतन पंकज और शालिनी के मर्डर केस को ऑफिशियली क्लोज करवाने की कोशिश शुरू कर देता है, ताकि केस को पर्सनली हैंडल कर सके और स्मिता से जमीन के कागजात निकलवा सके। रतन सबसे पहले पूनम के घर जाता है और बर्थडे पार्टी की तस्वीरों के बारे में पूछता है। पूनम बताती है कि तस्वीरें अभी फोटोग्राफर के पास हैं। रतन कहता है कि जैसे ही तस्वीरें मिले उसे भेज देना। इसके बाद रतन स्मिता से मिलता है और उसे बताता है कि उसके पति पर 27 लाख का कर्जा था, शायद उससे भी ज्यादा। ऊपर से कोर्ट कचहरी का झंझट अलग। रतन स्मिता को समझाने की कोशिश करता है कि इतनी परेशानियों से बचने के लिए वह मुरादाबाद वाला घर बेच दे, लेकिन स्मिता साफ मना कर देती है। निराश होकर रतन वहां से लौट जाता है। अगले दिन रतन के पास पार्टी की तस्वीरें पहुंचती हैं। वह स्मिता की तस्वीरों को ध्यान से देखता है और कुछ तस्वीरों में उसे गड़बड़ी नजर आती है। इसी वजह से वह दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और पार्टी में मौजूद कुछ लोगों से जानकारी निकालता है। इसके बाद वह सीधे स्मिता के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही रतन कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में इतनी चालाक और बहरूपिया इंसान कभी नहीं देखी है, और अब वह स्मिता को उसी रात की पूरी कहानी सुनाता है। रतन के मुताबिक मर्डर से एक रात पहले स्मिता ने पंकज और शालिनी दोनों के फोन में एक दूसरे के नंबर ब्लॉक कर दिए थे, ताकि वे आपस में संपर्क न कर सके। अगली सुबह स्मिता ने शालिनी के लिए अलग से खाना बनाया और उसमें जानबूझकर कुछ मिला दिया, जिससे शालिनी को फूड पॉइजनिंग हो जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शालिनी के खाने में एबनॉर्मल चीज पाई गई थी। खाना खाने के बाद शालिनी की तबीयत बिगड़ जाती है और वह ऑफिस से जल्दी घर लौट आती है। स्मिता शालिनी को घर पर छोड़कर पार्टी में चली जाती है। कुछ समय बाद स्मिता पार्टी से निकलकर घर आती है और देखती है कि शालिनी की खून से सनी लाश पड़ी है। ठीक उसी दौरान पंकज भी घर पहुंचता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शालिनी की मौत पंकज के आने से करीब 1 घंटे पहले हो चुकी थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आता है कि पंकज की मौत पहले दिल का दौरा पड़ने से हुई और उसके बाद किसी धारदार हथियार से उस पर वार किया गया। हालांकि यह वार किसने किया, इसका जवाब रतन के पास भी नहीं था। रतन बताता है कि स्मिता ने इसके बाद दोनों फोन से ब्लॉक हटाए, अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाए और वापस पार्टी में लौट गई। फिर रतन स्मिता की अक्ल की तारीफ करते हुए कहता है कि वह कब पार्टी से निकली और कब लौटी किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसकी बदकिस्मती यह थी कि पार्टी की तस्वीरों में उसे 2 अलग अलग साड़ियों में देखा गया। रंग एक था लेकिन बॉर्डर अलग अलग। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात साड़ी पर खून लगने की वजह से स्मिता ने उसे धो दिया और उसी रंग की दूसरी साड़ी पहनकर पार्टी में लौट गई थी। प्रेजेंट में रतन कहता है कि अगर केस कोर्ट में गया तो स्मिता यह जरूर कहेगी कि तस्वीरों में साफ कुछ नहीं दिखता, लेकिन मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड उसे फंसा देगा। वो किस समय किस टावर के नेटवर्क में थी, सब कुछ रिकॉर्ड में है। रतन साफ कह देता है कि अब उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। फिर वह ताना मारते हुए कहता है कि जेल में वह आराम से गार्डनिंग कर सकती है, क्योंकि उसे पेड़ पौधों का बहुत शौक है। अंत में रतन स्मिता को एक ऑफर देता है। वह कहता है कि अगर स्मिता मुरादाबाद वाला घर उसके नाम कर दे तो वह इस केस को पर्सनली क्लोज कर देगा। सारी जानकारी वह स्मिता के फोन पर भेज देगा, लेकिन उसके पास सिर्फ 4 दिन का वक्त है। जाते जाते रतन धमकी देता है कि अगर किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो उसे सीधा जेल जाना पड़ेगा। स्मिता पूरी तरह चिंता में पड़ चुकी होती है। खुद को जेल जाने से बचाने के लिए वह आखिरकार रतन के नाम मुरादाबाद वाले घर के कागजात तैयार करवाना शुरू कर देती है। जिस दिन कागजात सौंपने होते हैं, रतन गजेंद्र से पैसे लेकर स्मिता के घर पहुंचता है। स्मिता उसे चाय ऑफर करती है, लेकिन रतन तंज कसते हुए कहता है कि मुझे क्या बेवकूफ समझा है, चाय में जरूर कुछ मिलाया होगा। स्मिता कोई जवाब नहीं देती। रतन कागजात मांगता है तो स्मिता उंगली के इशारे से उन्हें दिखा देती है। रतन कागजात हाथ में लेकर एक एक पेज ध्यान से पढ़ता है और पन्ने पलटते वक्त कई बार अनजाने में अपने मुंह पर हाथ लगा लेता है। सारे कागजात देखने के बाद रतन कहता है कि सब ठीक है, लेकिन डील पूरी होने से पहले वह अपनी एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता है। वह स्मिता से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि पंकज गजेंद्र के साथ मिलकर उसे मारने वाला था और उसने पंकज को मारा कैसे। इन सवालों के जवाब मिलते ही उसका केस पूरी तरह सोल्व हो जाएगा। स्मिता चुप रहती है। अचानक रतन का व्यवहार बदलने लगता है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। दरअसल रतन के आने से पहले स्मिता ने कागजात पर जहरीले पत्तों का पेस्ट लगा दिया था। इसी वजह से उसने कागजात हाथ से पकड़ने की बजाय सिर्फ इशारे से दिखाए थे, और जब रतन पन्ने पलटते हुए अपने मुंह पर हाथ लगाता है तो वही जहर उसके शरीर में चला जाता है। प्लान इतना परफेक्ट था कि रतन को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि रतन का दिमाग अब भी पूरी तरह काम कर रहा था। वह सब समझ पा रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। स्मिता उसके हाथ से कागजात लेकर उन्हें जला देती है। इसके बाद माली पैरालाइज रतन को एक बोरी में भरकर नदी में फेंक देता है। जाते वक्त वह स्मिता से विदा लेते हुए कहता है कि वक्त हुआ तो फिर मुलाकात होगी। सब खत्म होने के बाद स्मिता उस घर को छोड़कर शहर चली जाती है। नई जगह, नई पहचान और नया नाम अपनाती है। अब वह कविता बन चुकी होती है। प्रेजेंट में वही कविता अपने दोस्तों को यह कहानी सुना रही होती है। दोस्त जानना चाहते हैं कि पंकज की मौत कैसे हुई। स्मिता बताती है कि जब पंकज को हार्ट अटैक आया तो वह दवाई लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने जानबूझकर उसकी दवाई हटा दी और फिर धारदार चाकू से उसे मार डाला।
दोस्त और सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन स्मिता बिना